हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ एक और चैप्टर, आपकी सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर सेकंड लहासा की। और इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट देख लिया था। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर कुछ भी क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। उसमें हमने पाठ के सार के साथ साथ में कठिन शब्दार्थ और लेखक परिचय भी देखा था। चूँकि यहाँ भी लेखक परिचय हम देखने वाले हैं और पाठ का सार भी देखेंगे, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो इस चैप्टर के लेखक हैं उनसे। तो यहाँ पर लहासा की और चैप्टर के लेखक हैं राहुल सांकृत्यान। इनका जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदाह जिले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इन्होंने नाम बाद में चेंज कर लिया था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और 1963 में इनका देहांत हो गया था। ये छोटा सा जो लेखक परिचय था वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर इनके प्रमुख कार्य भी आप देख लीजिए जो है ओरली ही। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम और घुमक्कड़ शास्त्र, ये इनके प्रमुख कार्य रहे हैं। अगर आपने नोट करना है तो इन सभी जो मैंने आपको वाक्य बताए हैं वो आपको नोट आप कर सकते हैं अपनी किसी भी नोटबुक के थ्रू। साथ ही हम यहाँ पर कठिन शब्दार्थ देखेंगे क्वेश्चन में जैसे जैसे आते जाएंगे वहाँ पर। और यहाँ पर इस चैप्टर में क्या बताया गया थोड़ा बहुत हम वो भी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है। तो इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीख मंगों के छद्म वेश में की थी। यानी उन्होंने वेश धारण किया था भीख मंगों का, तब जाकर के उन्होंने ये यात्रा की थी। क्योंकि जो यात्रा उस समय भारत में नहीं होती थी, नेपाल तिब्बत जाने का अनुमति नहीं रहती थी। तो फ्री कलिपंग का रास्ता जो पहले नहीं था, अभी बना है वो जाने का रास्ता नहीं था। नेपाल के तिब्बत जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बनाया है। तो ये थोड़ा बहुत हमने सार देखा है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारा अगर हम इसी पार्ट में देख लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओरली हमने लेखक परिचय और पाठ का सार देख लिया है। अगर आपको काफ़ी डिफाइन में चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आ सकती हूँ, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, थोडला के पहले की आखिरी गांव पहुंचने पर भीख मंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो थोडला, यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोडला का अर्थ क्या होता है। थोडला होता है तिब्बती सीमा का एक स्थान। तिब्बती सीमा का एक स्थान है थोडला, जहाँ पर वो गए थे। तो गांव में ठहरने का उचित स्थान मिलने या ना मिलने का कारण ये था कि भीख मंगे के वेश में यात्रा करते समय लेखक के साथ सुमति था। ठीक है, सुमति का परिचय बता दूं, वह लेखक की यात्रा के दौरान मिला जो एक मंगोल भिक्षु था, भीख मांगने वाला था। उनका नाम लोबजद शेख था। इसका अर्थ है सुमति, प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा था। उसके नाम बहुत टिपिकल था, तो उसको उस नाम से ना बोल करके लेखक ने उसे सुमति बोला है। ठीक है, तो यह गांव सुमति के जान पहचान के लोगों का था, इस कारण उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। दूसरी बार भद्रवेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। वहां पर शाम के समय लोग छंग पीकर नशे में अपना होश हवास खो देते हैं। एक पीने का कुछ रहता है जिससे नशा आ जाता है, तो वहाँ पर शाम के समय वो लोग पी करके नशे में पड़े रहते थे, होश हवास खो देते थे। इस तरह की मनोवृत्ति के कारण लेखक को रहने का उचित स्थान नहीं मिला और उन्हें सबसे गरीब के झोंपड़े में ठहरना पड़ा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उस समय की तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो तिब्बत में उस समय हथियार नहीं ले जा सकते थे, जो भी यात्रा कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। तो लेखक की यात्रा के समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। वहाँ के लोग बंदूक पिस्तौल की लाठी की तरह लिए फिरते थे, पिस्तौल को लाठी की तरह लिए फिरते थे। वहाँ पर अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ न पुलिस का और न खुफिया विभाग का प्रबंध था। यहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और
लूटमार का भय था। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो लंगकोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया था कि उनका घोड़ा मंद गति से चल रहा था। जब लेखक उस पर जोर देता तो वह और सुस्त पड़ जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, लेखक गलत रास्ते पर 1.5 मील चला गया और फिर लौटकर सही रास्ते पर चला, जिससे वह पिछड़ गया था, नहीं पीछे रह गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसकी यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो आंसर हो जाएगा, सुमति आसपास के गांवों में गंडे ताबीज बांटने जाते जो तो जल्दी वापस नहीं आते थे। वो गंडे ताबीज का काम करते थे। तो गंडा यानी मंत्र पढ़कर जो गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा होता है ना, जो आप गले में पहनते हैं, उसे बोलते हैं गंडा। तो वो उन्हें बांटने जाते थे ताबीज को, इसलिए लेखक ने उन्हें यजमानों के पास जाने से रोका। परंतु दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई थी। लेखक को उनका अवलोकन और अध्ययन करने की समय की जरूरत थी, इसलिए एकांत ज्ञान को अर्जन करने के लिए, ज्ञानार्जन का क्या अर्थ होता है, ज्ञान को अर्जन करना की दृष्टि से लेखक ने सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया, ताकि उनको अकेले कुछ पढ़ने का समय मिल सके, इसलिए उन्होंने नहीं रोका था उन्हें। फिफ्थ क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अपनी यात्रा के दौरान निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बीहड़ एवं ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उससे धूप में यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर बीहड़ थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे। ऐसे निर्जन स्थानों से गुजरना पड़ा जहां डाकू बिना बात पर खून कर देते थे, बिना बात मार देते थे लोगों को। हथियारों का कानून न होने से डाकुओं का भय रहता था। वहाँ पर हथियारों का कानून नहीं था, तो किसी के पास में बंदूक हथियार रहते थे और वो मार देते थे जो रास्ते में उन्हें मिलते थे। उनका घोड़ा मंद गति से चल रहा था, नहीं धीमी गति से चल रहा था, इसलिए वे साथियों से पिछड़ गए थे। वापस आते समय अपना सामान स्वयं पीठ पर लादकर पैदल यात्रा भी करनी पड़ी उन्हें। तो इस निम्नलिखित कठिनाई जो हमने पढ़ी है वो यहाँ पर आपको बतानी थी। 6 क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। लेखक ने 1929-30 में तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय वहाँ स्त्रियों पर पर्दा प्रथा नहीं थी। वहाँ की स्त्रियां अपरिचित यात्रियों की सेवा सहायता कर दिया करती थी। वहाँ के लोग शाम को छड़ पीकर नशे में मस्त रहते थे। छड़ का अर्थ में बता ही दिया है। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो उन्हें पी कर के मस्त रहते थे, यानी वो जो जिससे नशा होता है ना, वो चीज़ें पी करके वहाँ पर मस्त रहते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वहाँ के लोग बौद्ध गया के कपड़े से बने गंडे धारण किया करते। गंडा मंत्र पढ़कर जो गांठ लगाया हुआ धागा था ना या कपड़ा होता है, वो धारण करते थे। समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। कुप्रथाएं यानी गलत प्रथाएं। खुफिया विभाग या पुलिस का पूरा इंतजाम नहीं था, इस कारण अपराध वृत्ति भी प्रचलित थी। लोग लाठी की भांति बंदूक रखते थे, जैसे अब लाठियां रखते हैं वैसे बंदूक रखा करते थे उस समय वहां पर। अधिकांश मठों का जमीन आदि पर कब्जा था। मठों का जो कब्जा हुआ करता था वहां पर। भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। जागीरदारों को मजदूर बेकार में मिल जाते थे। बुद्ध और उनसे संबंधित वस्तुओं को महत्व दिया जाता था। बौद्ध धर्म का वहाँ पर काफ़ी प्रचलित रहा है, तो बौद्ध धर्म वहाँ पर काफ़ी प्रचलित था। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखेंगे, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य को अर्थ बतलाता है। तो लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, ये वाक्य इसमें दर्शाता है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। उन्हें काफ़ी सारी पोथी मिल गई, 103 पोथियाँ मिल गई थी उन्हें बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो वो उनको पढ़ने में रम गए थे, यानी उनको पढ़ने में लग गए थे। तो इसका अर्थ है मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मैं यानी पुस्तकों में घुस गया हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ उन पुस्तकों को। ठीक है, तो इसका ये अर्थ होता है। अब देखेंगे रचना और अभिव्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन 8 है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा, हर गाँव में सुमति के यजमान परिचित लोगों के मिलने से उनके चरित्र की निम्न विशेषताएं प्रकट होती हैं कि मिलनसार स्वभाव, उनका मिलनसार स्वभाव होगा, इसी के कारण उनका हर कोई ध्यान रखता था। तो सुमति मिलनसार स्वभाव का था, हर किसी का ध्यान रखकर उससे अपनत्व रखता था। धार्मिक विचारक, सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाला था। उसके यजमान दूर दूर तक अनेक गांवों में फैले हुए थे। वह उन्हें बौद्ध गया से लाए गए गांडे देता था। यजमान उसका धर्मगुरु की तरह सम्मान करते थे। लालची, वह तीर्थ यात्रा का प्रसाद बांटने के बहाने नकली गंडों को भी बौद्ध गया के कपड़ों से बताकर यजमानों को बांटता था और उनसे दक्षिणा पाता था। यह सब दक्षिणा के लालच से वो करता था।
तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं उसकी जो इस चैप्टर में देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था, करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में ये उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। तो ये पूर्ण रूप से सत्य कि हम किसी के अच्छे पहनावे को देखकर उनका मान सम्मान करते हैं, परंतु फटे पुराने कपड़ों में देखकर उसका जरा भी सम्मान नहीं करते हैं। लेखक भीख मंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक देखेगा, लेकिन व्यवहार और वेशभूषा के आधार पर किसी का सम्मान या अपमान करना सर्वथा अनुचित है। उचित तो वेशभूषा की अपेक्षा सादा जीवन, उच्च विचार को महत्व देना है। महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रेमचंद आदि साधारण वेशभूषा में पहने वाले व्यक्ति थे, परंतु उनका व्यक्तित्व महान था और सभी उनका सम्मान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा, हिमालय पर्वत शिखरों से घिरा तिब्बत ऊंचा पठारी भूभाग है। यहाँ पर बर्फीले श्वेत शिखर यानी सफ़ेद शिखर, सफ़ेद पहाड़, वनस्पतियों से रहित घाटियाँ, डांडे, निर्जन क्षेत्र है। डांडा यानी ऊंची जमीन, ठीक है, निर्जन क्षेत्र हैं। वहाँ पर आवागमन के गिने चुने मार्ग और साधन हैं। तिब्बत की प्रकोप रहता है, परंतु धूप इतनी तेज पड़ती है कि उसे सहा नहीं जाता। यहाँ रास्ता चढ़ाई और उतराई के हैं जो ऊबड़ खाबड़ हैं। कुछ भागों में खेती होती है, सारी भूमि जमींदारों में बटी है। जमीनों पर मठों का अधिकार है, जमींदारों को बेकार के मजदूर मिल जाते हैं। हमारा राज्य राजस्थान उष्ण जलवायु का है। इसके पश्चिम भाग में विशाल मरुस्थल है, पूर्वी दक्षिणी भाग में खेती होती है। राजस्थान का भूभाग तिब्बत की भौगोलिक स्थिति से सर्वथा भिन्न है। अब तो सभी जगह राजस्थान में खेती होने लगी है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ भी अब बारिश हो रही है। तो राजस्थान हमारा जो है वो काफ़ी तिब्बत से भिन्न है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी उस क्षेत्र से काफ़ी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान अनुभव जो हुए थे, आपको अनुभव हुए थे, उन्हें लिख करके प्रस्तुत करना है। तो निबंध भाग में किसी रोचक यात्रा का वर्णन शीर्षक देखकर आप लिख सकते हैं। तो निबंध भाग में आप इस चीज़ का आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है। तो यहाँ पर ये विधाएं हैं, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से निम्नलिखित मायनों से भिन्न है कि यात्रा वृत्तांत कहानी आदि की तरह कल्पित नहीं है, कल्पना मात्र नहीं है, वो रियल है, ठीक है। यात्रा वृत्त होने से इसमें बीते रोचक प्रसंगों का चित्रण हुआ है। इसमें निबंध की भांति गंभीरता नहीं है, हमें सोचने पर गंभीर नहीं होना पड़ता, हमें मजा आता है यात्रा वृत्तांत को पढ़ कर के। इसमें रिपोर्टाज की भांति कलात्मकता और व्यंग्य रचना की तरह पैनापन नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभवों का वर्णन होने पर भी यह संस्मरण और आत्मकथा से भिन्न है। तो इसलिए ये जो यात्रा वृत्तांत किया है लेखक ने, ये उन सभी चैप्टरों से भिन्न है, ठीक है। अब है भाषा अध्ययन, जिसमें क्वेश्चन है, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छाव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो आंसर हो जाएगा, घोड़ा बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। ये कहना कठिन था कि घोड़ा जो है किधर जा रहा है, आगे या पीछे। घोड़े की गति की दिशा मालूम नहीं पड़ रही थी। घोड़ा इतनी मंद गति से चल रहा था कि लगता ही नहीं था कि वह चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे। ऐसे शब्द जो किसी अचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि आंचलिक शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। प्रस्तुत पाठ में कुछ आंचलिक शब्द दिए गए हैं, जैसे चौड़ी, भीटा, डांडा, जिसका अर्थ बताया था मैंने, ऊंची जमीन होता है। भीटा यानी टीले के आकार सा ऊंचा स्थान होता है भीटा, ठीक है। इसी तरह से थुम्पा, छंग, भरिया। एक छंग क्या होता है, एक विशेष नशीला पदार्थ होता है जिसे वो लोग ग्रहण किया करते थे शाम के समय। भरिया, भरिया नहीं, भारवाहक, भार से वाहक। कूची, कूची, ठीक है। कंडे, कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले, कंडे बोला जाता है। राजस्थान में भी कई जगह कंडा बोला जाता है कि कंडों को इधर उधर रख दो, तो यानी गाय भैंस के जो गोबर से बने उपले होते हैं उनको कंडा बोलते हैं। कंजूर, गांव गिराव, राहदारी, पलटन।
इत्यादि जो शब्द हैं। यहाँ पर थुम्पा नहीं है, थुक्पा है, जिसका अर्थ होता है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है ये। ठीक है, सत्तू या चावल के साथ में बनता है ये, मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है थुक्पा। थुक्पा है ये, थुक्पा। ठीक है, इसे सही कर देना, करेक्ट कर देना। तो यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये कुछ आंचलिक शब्द हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं, तो ये आपको लिखने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे, विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में कुछ ऐसे ही शब्द और छाड़कर लिखिए जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। यानी मुख्य रास्ता, देखिए रास्ते का विशेषता है कि वो मुख्य रास्ता है। ठीक है, वो ही रास्ता है जाने का। विकट डांडा है ना, विकट डांडा यानी बहुत ही कठिन ऊंची जमीन। परित्यक्त किला, परित्यक्त किला, निर्जन स्थान जिसमें कोई जन नहीं है यानी कोई लोग नहीं है, वो वैसा स्थान। दूध वाली चाय, चाय की विशेषता है कि वो दूध वाली है। ऊंची चढ़ाई, चढ़ाई की विशेषता है कि वो ऊंची है। सारा मक्खन, मक्खन की विशेषता है कि वो सारा है। विशाल मैदान, मैदान की विशेषता है कि वो विशाल है, बड़ा है। भद्र यात्री, हस्तलिखित पोथियाँ, पोथियाँ जो हस्तलिखित है, हाथ से लिखित हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये जो कुछ शब्द थे जिनकी कोई विशेषता, कोई ना कोई शब्द बता रहा है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अब पाठ्येतर सक्रियता के दौरान एक क्वेश्चन है कि यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी, 29 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा कैसे भिन्न होगी? तो आज तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र न होकर चीनी गणतंत्र का एक प्रांत है। वहां जाने के लिए अब सर्वप्रथम पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। राहुल जी को पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। अब पैदल मार्ग बहुत कम है। अब 3 दर्रों से तिब्बत की यात्रा की जा सकती है, लेह दर्रे से, लीपू दर्रे से और नीति पास से। अभी भी जो तिब्बत है वो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, चीन के अधितंत्र है, चीन के हिस्से में आता है। चीन ने अपना कब्जा कर रखा है तिब्बत पर, जो कि एक गणतंत्र का पार्ट हो गया, चीनी गणतंत्र का। राहुल जी को गांव में आश्रय मांगना पड़ा था, जबकि अब वहां पर विश्राम गृह, होटल उपलब्ध हैं। आवागमन की मोटर कार आदि साधन सुलभ हैं। क्या आपके किसी परिचित को घुमक्कड़ी या यावरी का शौक है? उसकी इस शौक का उसकी पढ़ाई, काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लिखें। तो घुमक्कड़ी करने वाले को प्राय घर से बाहर और अव्यवस्थित रहना पड़ता है। जो इसको घूमना पसंद है तो उसे ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ेगा। अतएव इस तरह के शौक से उसकी पढ़ाई या काम पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में अगर आप घुमक्कड़ हैं या यायावरी के शौक हैं तो। ठीक है, यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दे रखा है जिससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो गद्यांश आप देख सकते हैं। अब मैं इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन बताऊंगी आपको। जैसे कौन सी आपदा को सुनामी कहा जाता है? जो समुद्र में आई भयंकर भूकंप के कारण उठने वाली विनाशकारी तूफानी लहरें हैं, उन्हें सुनामी आपदा कहा जाता है। दुख जीवन को मांसता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो दुख और कष्टों का सामना करने से जीवन में विपत्तियों से जूझने की हिम्मत प्राप्त होती है। कठिनाइयों का सामना करते रहने से जीवन में आगे बढ़ने का साहस बढ़ता है, अच्छी प्रेरणा मिलती है और जीवन सुंदर प्रतीत होता है। मैगी, मेघना, अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार किया? तो मैगी ने 10 मीटर ऊंची लहरों की परवाह न करते हुए अपना बेड़ा उतार दिया और अपने साहस से संघर्ष करते हुए अपने परिजनों और 41 लोगों को बचा लिया। मेघना और अरुण ने भी 2 दिन तक खारे पानी में तैरते हुए समुद्री जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए किनारे वो आ गए थे। तो ये गद्यांश बहुत ही अच्छा दे रखा है। आप इसे जरूर से पढ़ें, तब जाकर के आप इन क्वेश्चन को करें ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ सके। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, इस कारण से मैं आपको ये गद्यांश पढ़ करके नहीं बता सक रही हूँ यहाँ पर। तो ये आप जरूर से पढ़ें तभी इन क्वेश्चन को करें। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में दृढ़ निश्चय और महत्व के किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो दृढ़ निश्चय और बुलंद इरादे तथा महत्व के लिए अहमियत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस गद्यांश के लिए एक शीर्षक नाराज समुद्र हो सकता है। आप कोई अन्य शीर्षक बताएं। पगलाई समुद्र से 2-2 हाथ या सुनामी का सामना भी हो सकता है इस गद्यांश का शीर्षक।
तो एक शीर्षक तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, नाराज समुद्र, और अगला आप बता सकते हैं जैसे पगलाए समुद्र से दो दो हाथ, यानी समुद्र जो पगलाया हुआ है उससे आप लड़ाई कर रहे हैं किस तरह से, ठीक है। और सुनामी का सामना, सुनामी जो कि एक भूकंप होता है, एक तरह का भूकंप होता है जो समुद्र की लहरों के साथ में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी रहती है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह और भी चैप्टर्स और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।